हेलो दोस्तों, बीएमएस नोट सिंप्लीफाइड में आप सभी का एक और बार स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वमन विधि या वमन कर्म के बारे में। अब ये जो टॉपिक है वमन, तो इसके बारे में जो नोट्स है वो आपको एक ही संहिता में एक ही जगह पे नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको अलग अलग रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे। तो पूरे 15 मार्क के हिसाब से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके लिए क्या क्या लिखना पड़ेगा आपको, ये आपको अलग अलग अध्यायों में अलग अलग संहिताओं में मिलेगा। तो इसको मिला के एक ही जगह पे कंपाइल करके मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो इसके लिए मैंने जो रेफरेंसेस लिए हैं वो है मेनली चरक सूत्रस्थान अध्याय 15 और 16 में से। इसके अलावा चरक कल्पस्थान अध्याय 1 और चरक सिद्धिस्थान अध्याय 1, 2 और 6, इनमें भी आपको इसके रेफरेंसेस यहाँ से लेने पड़ेंगे। इसके अलावा सुश्रुत चिकित्सा स्थान जो है उसमें अध्याय 33 और 39 और अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान जो है उसमें अध्याय 27 में भी वमन विधि के बारे में इंफॉर्मेशन आई हुई है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चरक सूत्रस्थान अध्याय 15 और 16 और चरक कल्पस्थान अध्याय 1, चरक सिद्धिस्थान अध्याय 1, 2 और 6, इनमें से रेफरेंसेस लेके मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है, जिसमें हम पूरा 15 मार्क के लिए हम वमन विधि या वमन कर्म अगर आया तो किस तरह से लिखेंगे वो हम देखेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि वमन ये पंचकर्म में सबसे पहला कर्म जो है वो वमन बताया गया है। तो इसके पहले के वीडियोस में हमने पूर्व कर्म देखा है, स्नेहन और स्वेदन जो है पंचकर्म के पहले जो पूर्व कर्म किए जाते हैं उसके बारे में हमने उन वीडियोस में देखा है। तो इसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा आई बटन में, आप जाके वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके कुछ काम आएगा। और अगर आपको ये नोट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको ऑडियो नोट्स पसंद नहीं आते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के ऑडियो को म्यूट कर दीजिए, तो आप इनको रिटर्न नोट्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वमन विधि में हम क्या लिखेंगे 15 मार्क्स के लिए। तो जैसा कि मैंने बोला कि वमन 15 मार्क्स के लिए अगर आया तो इसमें हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा वो हम देखेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको वमन की निरुक्ति, वमन की परिभाषा, वमन के योग्य रोग रोगी और वमन के अयोग्य कौन से रोग रोगी है वो लिखना होता है। उसके बाद जो कंप्लीट वमन विधि आती है वो फिर आपको डिस्क्राइब करनी होती है, जिसमें आप वमन विधि में जो पूर्व कर्म है वो लिखेंगे, फिर प्रधान कर्म लिखेंगे और फिर पश्चात कर्म लिखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी पंचकर्म का कोई भी टॉपिक अगर आता है, वमन हो, विरेचन हो, बस्ती हो, जो भी आता है, तो उसका डिस्क्रिप्शन 15 मार्क्स के लिए अगर आता है तो आपको इसी तरह से उसके पार्ट करके आपको लिखना पड़ेगा। निरुक्ति परिभाषा से शुरू करके आपको फिर योग्य अयोग्य रोग रोगी लिखने होंगे और उसके बाद उस विधि का पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म लिखना पड़ेगा। अब वमन का जो निरुक्ति और परिभाषा है वो अलग से 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साथ ही में ये एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत बार आ जाते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। इसके अलावा वमन के योग्य रोग रोगी और वमन के अयोग्य रोग रोगी, ये भी अलग से 5 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है। तो इस तरह भी सवाल आ सकता है, ये भी आप देख के रखिए। इसके बाद जो पूर्व कर्म प्रधान कर्म है, उसमें प्रधान कर्म में जो आतुर परीक्षण आता है वमन विधि का, वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि अलग से ये भी 5 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है। और साथ ही में पश्चात कर्म में जो संसर्जन क्रम आता है तो वो भी अलग से 5 मार्क्स के लिए कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से पार्ट में भी वमन आपको पूछ सकते हैं, या फिर टोटली मिला के 15 मार्क्स के लिए भी ये आ सकता है। तो इसी तरह से दूसरे पंचकर्म के विषयों के लिए भी आपको ये गाइडलाइंस थोड़े ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो अब देखते हैं वमन की निरुक्ति क्या है। वमन की निरुक्ति है, वम धातु में ल्यूट प्रत्यय लगने से वमन शब्द बनता है। तो धातु है वम और प्रत्यय है ल्यूट। तो ये इसके ऊपर एमसीक्यू कई बार आ जाता है, धातु कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है। अब वमन की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन क्या है, तो देखिए, तत्र दोषहरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम। तो तत्र दोषहरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें भी एक आध वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि एमसीक्यूज़ के लिए आपको आ जाता है। तो दोषहरणम के बाद में ऊर्ध्वभागम है या अधोभागम है, ये एमसीक्यू के लिए आ जाता है। तो इस एक श्लोक को आप ज़रूर याद कर लीजिए, इससे मार्क्स स्कोर करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो अब देखते हैं इसके आगे क्या है।
अब इसके बाद का जो पार्ट है वमन के योग्य और अयोग्य रोग रोगी कौन से हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले वमन के अयोग्य रोग रोगी कौन से हैं वो पहले देख लेते हैं। तो जिन रोगियों में उरक्षत क्षीण हुआ है, या जो अति स्थूल है, अतिकृश है, बालक हैं, वृद्ध हैं, दुर्बल है, श्रांत है, प्यास से और भूख से पीड़ित हैं, जो काम करने से बहुत थक गए हैं, या फिर जो कंटिन्यूस उपवास, अध्ययन, व्यायाम, चिंतन या मैथुन में लगे हुए हैं, जो क्षाम है, गर्भिणी है, सुकुमार है, जिनका संवृत कोष्ठ है, जिनको ऊर्ध्वक रक्तपित्त या निरंतर वमन या ऊर्ध्ववात रोग हुए हुए हैं, जिनको निरोहन बस्ती या अनुवासन बस्ती दिया हुआ है, हृदय रोग हुआ है, उदावर्त है, मूत्राघात है, प्लीहा, गुल्म, उदर, स्वरभेद, तिमिर, शिरशूल, शंखक, कर्णशूल और नेत्रशूल, इस तरह के जो रोग रोगी हैं उनमें वमन कर्म नहीं करना चाहिए। वो वमन कर्म के लिए अयोग्य रोग रोगी हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा सा ग्रुपिंग करके यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस तरह से आप इस लिस्ट को थोड़ा याद रख पाएंगे। तो ऊर्ध्व चतुर्गत कुछ रोग हैं, कुछ कोष्ठ और उदर के रोग हैं। तो जो थके हुए या बहुत नाजुक जिस तरह के लोग हैं तो वो एक साथ रखे हुए हैं। अति स्थूल, अतिकृश, बालक, वृद्ध, ये थोड़ा पेयरिंग करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे कि आपको ये अयोग्य रोग रोगियों की जो लिस्ट है वो याद रखने में आपको आसानी होगी। तो जैसा मैंने पहले भी बोला है कि वमन के योग्य या अयोग्य रोग रोगी अलग से आपको 2 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए भी पूछ लिया जाता है। इसमें भी एमसीक्यूज़ आ जाते हैं कि जैसे अति स्थूल या अति कृश में वमन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, इस तरह के भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए ये लिस्ट को आप थोड़ा केयरफुली थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए। अब इसके बाद वमन के योग्य रोग रोगी कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो जिनमें पीनस है, कुष्ठ है, नूतन ज्वर या राजरक्ष्मा हुआ है, जिनको कास हुआ है, श्वास हुआ है, गलग्रह गलगंठ है, श्लीपत प्रमेय है, मंदाग्नि विरुद्ध भोजन या जीर्ण हुआ है, विसूचिका, आलसक, विष बाधा, दिग्धविद्ध यानी कि विष में डूबा हुआ अगर कोई शस्त्र अगर लग जाता है तो उसे दिग्धविद्ध कहते हैं। अधोग रक्तपित्त है, मुख से जिनके कफ निकलता है, जिनको रिल्लास है, अरोचक है, अविपाक है, अपची है, अपस्मार, उन्माद, अतिसार और शोथ, पांडुरोग, मुखपाक या जो दूषित दूध वाली स्त्रियां हैं, ये सब वमन के लिए योग्य बताए हुए हैं। तो जिन भी व्यक्तियों में आपको इस तरह के रोग दिखाई देते हैं या जो इस तरह के रोगी हैं, इनमें आप वमन करा सकते हैं। तो ये भी 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा सा ये लिस्ट भी आप याद रखने की कोशिश कीजिए। देखिए कुछ मैंने ग्रुपिंग किया हुआ है, बाकी ईजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अरोचक, अविपाक, अपची, अपस्मार, ये सारे अ से शुरू होने वाले आप एक साथ याद रख सकते हैं इनको। तो थोड़ा केयरफुली याद रखेंगे तो ये 5 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि वमन विधि में क्या आता है। इस हेडिंग के नीचे आपको क्या क्या लिखना है तो आप थोड़ा याद करेंगे अगर, या पीछे थोड़ा रिवाइंड करके देखेंगे तो फर्स्ट पेज पे मैंने लिखा हुआ है कि वमन विधि जो है उसमें पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, इस तरह से डिवाइड करके हमें किसी भी पंचकर्म की विधि को लिखना होता है। तो वमन विधि का जो पूर्व कर्म है उसमें सबसे पहले आपको लिखना है संभार द्रव्यों का संग्रह, यानी कि जो इक्विपमेंट्स आपको जो लगते हैं, जो भी साधन सामग्री आपको लगती है वमन विधि करने के लिए, तो उसके बारे में पूर्व कर्म में लिखा जाएगा। तो इसमें भी सबसे पहले जहाँ पर वमन किया जाने वाला है या कराया जाने वाला है उस जगह के बारे में, यानी कि वो स्थान कौन सा है उसके बारे में पूर्व कर्म में क्या क्या लगेगा वो आपको लिखना होगा। तो जैसे वो गृह जो है वो या स्नानागार है, उसमें उस गृह में स्नानागार होना चाहिए, एक वर्चस्व स्थान होना चाहिए, यानी कि जो शौच के लिए जो लैट्रिन होता है वो होना चाहिए। उस जगह में उखल मुसल का बंदोबस्त होना चाहिए, खलबट्टा होना चाहिए, एक रसोई घर भी होना चाहिए। तो इस तरह का जो है ये अरेंजमेंट आपको जो वो गृह है जहाँ पर वो वमन कराया जाएगा तो उस हेडिंग के नीचे आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद जब वमन कराया जा रहा हो उस वक्त क्या क्या साधन सामग्री लगती है वो भी आपको पूर्व कर्म में लिखना होगा। तो जैसे परिचारक है, जो भी नर्सेस वगैरह हैं वो आएंगे इसमें। उसके बाद जो मास्टर्स के लिए मांस की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका भी अरेंजमेंट करके रखना है। फिर दूध के लिए गाय चाहिए होगी जो
प्रसन्न गाय हो, जिसका बछड़ा मरा ना हो और जिसका दूध ख़त्म होने ना आया हो, जो सूख ना गया हो, ऐसी गाय होनी चाहिए। फिर एक जलपात्र होना चाहिए, चम्मच होना चाहिए, घड़ा या कुंड होना चाहिए, एक टब जैसा होना चाहिए, चर्म, चादर, तकिया, बिस्तरा यानी आतुर के लेटने बैठने के लिए पूरा बंदोबस्त होना चाहिए। उसके स्नेहन स्वेदन के लिए भी आरामदायक बंदोबस्त होना चाहिए। तो ये सब आता है पूर्व कर्म में। और वमन के बाद जो हमें कराना है, जैसे उसकी भोजन वगैरह की व्यवस्था, उसे आराम से बिठाने की व्यवस्था, तो ये सब भी हमको पहले से ही करके रखनी पड़ती है। ये नहीं कि वमन करा दिया और फिर उसके बाद में हम ये सब कर रहे हैं। तो उसके बाद की जो व्यवस्था है वो भी पूर्व कर्म में ही लिखी जाएगी। अब देखते हैं प्रधान कर्म में क्या है। तो प्रधान कर्म में हमेशा याद रखिए, संशोधन से पहले हमेशा स्नेहन स्वेदन करना है। और संशोधन जो कर्म है, जो ये पांचों कर्म है, इसमें भी सबसे पहले वमन ही आएगा, उसके बाद विरेचन किया जाता है। अब वमन कर्म का मतलब है एमेसिस, यानी कि वॉमिटिंग कराने की जो प्रोसेस होती है वो वमन कर्म है। तो जिसका भी वमन कराना है, यानी कि जो संशोध्य पुरुष है, वो प्रसन्न होना चाहिए, दुखी ना हो, वो प्रसन्न चित्त हो, सुख से उसकी नींद हुई हो अच्छी तरह से पूरी पहले रात में, उसका भोजन अच्छी तरह से पच गया हो, उसने स्नान वगैरह कर लिया हो अच्छी तरह, उसने अपने देह में चंदन लगा लिया हो, माला पहने हुए हो, और उसने साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए हो, और उसने देवता, अग्नि और ब्राह्मण इन सब की पूजा करके वो वमन कर्म करने के लिए आया हो। तो इस तरह से जो संशोध्य पुरुष जो है, जिसका वमन कराना है या जिसका संशोधन कराना है, तो उसके ये सारे गुण बताए हुए हैं कि जिसने ये सब कुछ किया हुआ है, ऐसे व्यक्ति का अब संशोधन, वमन किया जा सकता है। तो ये आ जाता है कभी कभी 2 मार्क्स के लिए कि संशोध्य पुरुष ने क्या क्या किया हुआ होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अब ऐसा जो संशोध्य पुरुष है जिसका संशोधन या वमन कराना है, तो ऐसे संशोध्य पुरुष को हमको शुभ नक्षत्र तिथि सब देखकर उसे मदन फल के कषाय की जितनी मात्रा उचित है उतनी मात्रा पिलानी है। और जो मदन फल का कषाय है वो भी आशीर्वचनों से अभिमंत्रित किया हुआ हो, सबके अच्छे शुभ वचनों से उसको अभिमंत्रित किया हुआ हो, और उसमें शहद, मुलेठी, सेंधा नमक और राब ये मिलाया हुआ हो। तो इस तरह का मदन फल का जो कषाय है उसकी जो उचित मात्रा है वो इस संशोध्य पुरुष को हमें पिलानी है। और यहाँ पर एक MCQ ये आ जाता है कि वामक द्रव्यों का सेवन हमेशा कब करना चाहिए, हमें प्रातःकाल करना चाहिए, सुबह सुबह करना चाहिए। वमन जब सुबह सुबह कराया जाए तो पूरे दिन भर में उसकी थकान उतरकर और शाम तक उस रोगी को स्वस्थ लगने लगेगा, तो जो चिकित्सक है वो भी शांति से अपना काम बंद कर सकता है। अगर दोपहर में या रात की तरफ अगर ये क्रिया कराई जाए तो हो सकता है रात भर में आतुर को कुछ अगर तकलीफ़ हो जाए तो उसकी वजह से ट्रीटमेंट करना भी मुश्किल हो जाता है और चिकित्सक के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वामक द्रव्यों का सेवन हमेशा प्रातःकाल ही हमें कराना है। ये संशोध्य पुरुष कैसा हो, उसने क्या क्या करना चाहिए, ये सब कुछ भी ये प्रधान कर्म में ही आता है। इसके अलावा हमें वमन कर्म, वमन विधि, वेगों का निर्णय, उपद्रव क्या क्या होते हैं, और आतुर परीक्षण जो मैंने बोला था बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब हमें प्रधान कर्म में लिखना है। तो अब देखते हैं मदन फल कषाय जो पिलाया जाता है वमन कराने के लिए, तो उस मदन फल कषाय की मात्रा कितनी देनी है। तो मात्रा के बारे में संहिताओं में ये लिखा है कि संशोध्य पुरुष के शरीर के उसकी ताकत, उसके बल अबल को देखकर ही उसकी मात्रा निर्धारित करनी है। ये चिकित्सक को स्वयं ही उस आतुर को देख के निर्धारित करनी पड़ेगी। या फिर ये समझ ले कि जितनी मात्रा से जिसका संशोधन कराना है उस संशोध्य पुरुष के सारे दोष निकाल दिए जा सके, दूर कर दिए जा सके, उतनी ही मात्रा उस व्यक्ति के लिए उचित है। तो ऐसी कोई फिक्स मात्रा नहीं बताई गई है कि हर किसी को इतनी मात्रा पीनी है या ये कम है, ये ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर रोगी का उसके बल बलाबल, उसकी शक्ति, उसके रोग, हर कंडीशन को देखकर उस मदन फल कषाय की जो मात्रा है वो निर्धारित की जाती है। अब वमन विधि में सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि वमन विधि में हम जो मदन फल की कषाय की मात्रा जो पिलाते हैं उसको पिलाकर या और कोई भी वामक औषधि को पिलाकर हमें एक मुहूर्त यानी कि 48 मिनट्स का एक मुहूर्त होता है, उतनी देर हमें प्रतीक्षा करनी है। ये नहीं कि अभी मेडिसिन पिला दिया तो अभी तुरंत वॉमिटिंग हो जाएगी उसको, ऐसा नहीं है। तो एक मुहूर्त या 48 मिनट हमें वेट करना है। उसके बाद जब वमन के लक्षण दिखने लगते हैं तो
फिर जो रोगी है उसको एक सुख से तैयार किया हुआ, एक पहले से तैयार किया हुआ एक आसन देना है। तो ये वमन के लक्षण क्या है, यही आतुर परीक्षण में आता है। तो देखिए, पसीना निकलना है, रोमांच होना है, कुक्षी में आदमान है और जी मचलाना, फिर लार चूना, ये जो लक्षण है ये है वमन अब होने वाला है, इसके लक्षण हैं। तो पसीना निकलना, इसका मतलब कफ दोष जो है वो भी पिघलने लगा है। रोमांच होने का जो मतलब है, इसका मतलब वो अभी अपने स्थान से कफ दोष जो है वो भी हट गया है, हट के निकलने लगा है। और आदमान होने का, जो कुक्षी में आदमान है, उसका मतलब है कि वो भी कुक्षी में पहुंच गया है। और जी मचलाना और लार चूना, इसका मतलब ये है कि अभी वो ऊपर की ओर वो आने लगा है, और जिसकी वजह से अभी हमें ये समझ जाना चाहिए कि अभी वमन होने वाला है। तो जब ऐसे लक्षण दिखने लगेंगे तो जो आतुर है उसको घुटनों तक ऊंचा बिस्तर देना है, जो पहले से तैयार करके बिछा के रखा हुआ हो, ऐसा बिस्तर, ऐसा आसन उसको देना है। तो ये आतुर परीक्षण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए ये बहुत बार आ जाता है कि वमन विधि के वक्त जो आतुर परीक्षण है वो किस तरह से आप लिखेंगे उसको। तो ये पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि वामक द्रव्य देकर हमें 1 मुहूर्त यानी कि 48 मिनट तक हमें प्रतीक्षा करनी है। और उसके बाद ये जो लक्षण लिखे हुए हैं वमन के, ये आपको लिखने हैं। और उसके बाद क्या करना है, आसन देना है, तो ये भी आपको उसमें लिखना होगा। अब जब आतुर में हमें इन वमन के लक्षणों को दिखाई जैसे ही देने लगे, तो जो नर्सेस है, परिचारक है, उनको हमको उचित निर्देश देने होते हैं। उनको भी क्या करना है, उसे सांत्वना देना है, उसके साथ प्यार से बात करना है, ये सब हमें उनको, नर्सेस को, जो परिचारक है, उनको ये सब निर्देश देने होते हैं। उसके बाद जो आतुर है, संशुद्ध पुरुष है, उसको भी हमें वमन के लिए निर्देश देना है। जैसे कि अपने होंठ और तालु और कंठ जो है वो वमन के लिए उसने खोल के रखना है, थोड़ा आगे की तरफ झुकना है, वमन को प्रवृत्त करना है। प्रवृत्त करना मतलब जैसे कि अपने आप से अगर ना हो रहा हो तो तर्जनी या मध्यमा अंगुली डाल के धीरे से, या फिर कमल की नाल या ऐसा कुछ डाल के गले में थोड़ा सा उसे स्टिमुलेट करना है, जिससे कि वमन की ओर वो प्रवृत्त हो जाए, वमन आसानी से हो जाए। और जब वमन हो जाए तो उसके बाद जो वेग हैं, उन वेगों को देखकर उसका वमन का सम्यक योग हुआ है या अतियोग हुआ है या अयोग हुआ है, इसका हमें निश्चय करना है। या फिर जो वमन निकला है, पिगदान में जो वमन गिरा हुआ है, उसको देखकर भी इसका निर्णय किया जा सकता है कि वमन सम्यक हुआ है या अति मात्रा में हो गया है या बहुत ही कम मात्रा में हो गया है। तो ये सब कुछ प्रधान कर्म में ही इंक्लूड करके हमें लिखना है। अब देखते हैं वमन का अयोग अगर होता है तो उसके क्या लक्षण हैं। तो वमन का अयोग अगर हुआ है तो कैसे समझेंगे कि अगर किसी भी कारण से अगर वमन के वेग हुए ही नहीं, इसका मतलब कि वमन अगर हुआ ही नहीं, या फिर वमन तो हुआ लेकिन उसमें सिर्फ वामक औषधि ही निकली, जो द्रव्य काढ़ा पिलाया गया था वो ही निकला और जो दोष है वो निकले ही नहीं, या फिर वमन के जो वेग है वो शुरू तो हो गए लेकिन वो बीच में ही टूट गए या बीच में ही रुक गए, तो ये सब जो होता है इसे वमन का अयोग कहा जाता है। अब वमन का सम्यक योग क्या है, तो सम्यक योग यानी कि ठीक तरह से वमन होना। तो इसमें आपको लिखना है कि जो उचित समय पर वेगों की प्रवृत्ति होती है, उचित समय पर वमन के वेग आते हैं, उचित समय पर निकलते हैं, और वमन होने के वक्त बहुत ही सामान्य सा कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होता, अति ज़्यादा मात्रा में कष्ट नहीं होता है। और दोष जो निकलते हैं वो भी क्रम में निकलते हैं, पहले कफ निकलता है, फिर पित्त निकलता है और फिर वायु निकलता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि पित्तांत वमन जो होता है, जिसके अंदर में पित्त निकलता है, वो अच्छा वमन माना जाता है, यानी कि कफ के बाद पित्त निकलना चाहिए। वायु निकलता है तो वो और भी ज़्यादा तकलीफ वाली बात हो जाती है, तो इसलिए पित्तांत वमन जो है वो श्रेष्ठ माना गया है। तो इसलिए जो क्रम में निकलते हैं, कफ निकलता है, फिर पित्त, फिर वायु, और जो जब दोष निकल जाए तो उनके निकल जाने के बाद वेग जो है, वमन के वेग जो है वो अपने आप ही रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। तो ये वमन के सम्यक योग के लक्षण हैं। अब दोषों का जो प्रभाव है, उस प्रभाव के भेद से सम्यक योग के भी 3 प्रकार होते हैं। तो जैसे कि तीक्ष्ण, मृदु और मध्य। तो ये सम्यक योग तो है, लेकिन इसमें भी तीक्ष्ण सम्यक योग है, मृदु सम्यक योग है या मध्य सम्यक योग है, ये दोषों के प्रभाव के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जब आप वमन का अयोग, सम्यक योग और अतियोग के लक्षण लिखें तो उसमें ये भी आप ज़रूर लिख दें कि प्रभाव भेद से सम्यक योग के भी 3 प्रकार होते हैं, तीक्ष्ण, मृदु और मध्य।
तो वमन का अयोग, अतियोग और सम्यक योग ये अलग से 2-2 मार्क के लिए भी पूछ लिया जाता है और मिलाकर 5 मार्क के लिए भी इसे पूछ लेते हैं। अब वमन का अतियोग के लक्षण क्या है वो देखिए। तो अतियोग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब वमन हो जाता है उसमें बहुत ज़्यादा झाग यानी कि फेन, बहुत ज़्यादा झाग होकर लाल कलर का वमन निकल आता है, या फिर जो लाल रक्त की चंद्रिकाओं से जो युक्त होता है, जिसमें आरबीसीज निकल आते हैं, थोड़ा सा ब्लड निकल आता है, रक्त भी निकल जाता है। और फिर ऐसा होने पे रोगी जो है उसको काफ़ी दुर्बलता महसूस होने लगती है, दाह हो जाता है, उसका गला सूख जाता है, मुंह सूख जाता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, उसे चक्कर आने लगते हैं, वायुजनित विकार भी हो जाते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सब जो है ये वमन के अतियोग के लक्षण में आपको लिखना होगा। जैसे मैंने बोला अयोग, अतियोग, सम्यक योग, ये तीनों अलग अलग 2-2 मार्क के लिए भी पूछे जा सकते हैं, या मिला के सब कुछ मिला के 1-5 मार्क के लिए भी आ सकता है। और अगर वमन का अतियोग हो जाता है तो उसमें किस रोग की चिकित्सा जल्दी करनी है, तो वो है छर्दी रोग। जो छर्दी रोग की जो सारी चिकित्सा बताई गई है वही चिकित्सा वमन के अतियोग में आपको करनी है। तो ये एक एमसीक्यू आ जाता है कि वमन का अतियोग होने पे किस रोग की चिकित्सा करनी चाहिए, तो इसमें आपको छर्दी लिखना है। अच्छा, हमेशा ऐसा तो नहीं है कि वमन के का सम्यक योग ही होगा। अगर उसका अयोग या अतियोग हो जाता है तो उसके कुछ उपद्रव भी होंगे। तो ये जो वमन के उपद्रव है ये चरक ने 10 बताए हैं और सुश्रुत ने 15 बताए हैं। तो ये आपको नंबर लिखना है। अगर 15 मार्क के क्वेश्चन आता है वमन के ऊपर, तो वमन के उपद्रव की आपको खाली संख्या लिखनी है। चरक ने 10 बोला है और सुश्रुत ने 15 बोला है। और अगर 2 मार्क या 5 मार्क के लिए अलग से आता है तो जो चरक ने जो उपद्रव बताए हुए हैं 10, वो आप याद कर लीजिए और वो आपको लिखने हैं। तो ये कौन से उपद्रव हैं? आदमान, परिकर्तिका, परिस्राव, हृदयोपसरण, अंगग्रह, जीवादान, विभ्रंश, स्तंभ, उपद्रव और क्लम। तो ये जो 10 उपद्रव हैं ये चरक ने बताए हुए हैं। ये आपको लिखने हैं अगर 2 मार्क या 5 मार्क का सवाल आता है तो आदमान जो होता है वो होता है पेट का फूल जाना, जिसमें पेट एकदम फूल जाता है वो आदमान है। परिकर्तिका यानी कि कैंची से, कर्तिका यानी कि काटने जैसा, कैंची से काटने जैसी पीड़ा होती है। और ये जो परिस्राव है मतलब मुंह से कंटिन्यूस लार बहती रहती है। हृदयोपसरण है, हृदय पर जैसे कि आघात हुआ है, कोई कुछ मार रहा है, इस तरह की पीड़ा होती है। और अंगग्रह है, अंगों का जकड़ जाना जो होता है। और जीवादान जो है वो है जीव रक्त का जो वमन में दिखाई देना, वो होता है। विभ्रंश होता है जो कोष्ठ के स्थित जो हमारे अवयव होते हैं वो वमन के बहुत वेग आने के कारण अपने स्थान से हिल जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। और फिर स्तंभ है अकड़न, और क्लम है सुस्ती, और एक है उपद्रव। तो ये सब वमन के उपद्रव जो चरक ने बताए हैं वो है। तो ये आप 10 के 10 याद कर लीजिए। ये बहुत इजीली लर्न भी हो जाते हैं और इनको स्कोर करना मार्क्स भी बहुत आसान है। अब इसके बाद जो है पश्चात कर्म की बारी आती है, यानी कि वमन हो जाने के बाद क्या करना है। अब ये वमन हो जाने के बाद ही करना है, लेकिन इसकी तैयारी आपको पहले से करके रखनी है। तो क्या क्या तैयारी करनी है वो आपको पूर्व कर्म में ही लिख देना है। लेकिन जब करना है एक्चुअली पश्चात कर्म, वो है वमन के बाद। तो उसमें क्या करना है कि अगर सम्यक वमन हो गया हो, सम्यक वेग हो गए हो वमन के, तो उसके बाद धूमपान कराना है आतुर को। तो उसको थोड़ी देर उसको आराम करने देना है, विश्राम करने देना है, और उसके बाद ही धूमपान कराना है। अब धूमपान कोई भी तीनों में से कोई किसी भी तरह का हो सकता है। स्नेहिक हो सकता है, वैरेचनिक हो सकता है, उपशमनीय हो सकता है। ये जो रोगी है उसके सामर्थ्य के अनुसार चिकित्सक उस वक्त डिसाइड करेगा कि किस तरह का धूमपान उसको कराया जाना चाहिए। जो धूमपान से क्या होता है, धूमपान से जो मुख और नाक के जो छिद्र है, जब वमन होता है तो इसमें से स्राव निकलता है ना मुख और नाक में से। तो धूमपान से जो मुख और नाक के जो छिद्र है उनमें जो दोष आके रह गए होते हैं वो निकल जाते हैं। तो मुख और नाक के जो छिद्र है वो दोष रहित हो जाते हैं। तो इसके ऊपर एक एमसीक्यू आ जाता है कि धूमपान क्यों कराना चाहिए वमन में। अब धूमपान हो जाने के बाद में जो वांत व्यक्ति है जिसको हमने वमन कराया है, संशोधन कराया है अभी, उसको सुखासन दें, एक आराम से उसको एक आसन पे बिठाएं और उसको इसके बाद के आचरण के लिए जो संयम नियम है वो बताने हैं उसे। जैसे कि जो उसे ज़ोर से नहीं बोलना है, बहुत देर तक बैठे नहीं रहना है, दिन के समय उसे सोना नहीं है, दीवा स्वाप नहीं करना है, और इसी तरह के जो अष्टमहादोषकर भाव हैं उनसे उसे दूर ही रहना है। तो ये सारे संयम नियम उसे
धूमपान होने के पश्चात उस वांत व्यक्ति को आपको बताने हैं। अब इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है संसर्जन क्रम। मैंने पहले भी कहा है कि संसर्जन क्रम आपको ज़रूर लिखना है अगर 15 मार्क का क्वेश्चन आता है तो संसर्जन क्रम जो है वो मतलब इसके बाद जो उसको खाना दिया जाएगा, जो आहार दिया जाएगा, वो किस तरह से दिया जाना चाहिए उसके बारे में संसर्जन क्रम में लिखा गया है। तो देखिए ये श्लोक है यहाँ पे, ये ज़रूर लर्न कर लीजिए आप इस श्लोक को। पेयाम विलेपी मकृतम कृतम च युषम रसम त्रिद्विद्रथैकश्च क्रमेण सेवेत विशुद्धकायः प्रधान मध्यावर शुद्धि शुद्ध। तो मतलब जो जिनकी प्रधान शुद्धि हुई है, जिनकी मध्य हुई है और जिनकी हीन शुद्धि हुई है, उनके लिए अलग अलग संसर्जन क्रम बताया है। तो जो प्रधान शुद्धि के द्वारा जिसका शोधन हुआ है, तो उसके लिए जो 3 अन्न काल में उसे पेया देना है, उसके बाद के 3 अन्न काल में उसको विलेपी देना है, और उसके बाद के 3 अन्न काल में उसको अकृत कृतयुष देना है, यानी कि 1 बार अकृत और 2 बार कृतयुष देना है। और उसके आखिरी के 3 अन्न काल में उसको अकृत कृत मांसरस देना है, यानी कि 1 अकृत देना है और 2 कृत मांसरस देना है। तो इस तरह के जो 12 अन्न काल होते हैं, इनको प्रधान शुद्धि में इस तरह डिवाइड किया गया है। 3 अन्न काल पेया, 3 विलेपी, और 3 अन्न काल में 1 अकृत 2 कृत युष, और लास्ट के 3 अन्न काल में 1 अकृत और 2 कृत मांसरस। अब जिसकी मध्य शुद्धि हुई है उसको 2 अन्न काल में डिवाइड किया गया है। तो 2 यानी कि 8 अन्न काल टोटल, 2 करके। तो 2 अन्न काल में उसको पेया देना है, 2 अन्न काल में विलेपी देना है, और 2 अन्न काल में 1 अकृत 1 कृतयुष देना है, और लास्ट के 2 अन्न काल में 1 अकृत और 1 कृत मांसरस देना है। और जिसकी हीन शुद्धि हुई है उसको 1 अन्न काल यानी 4 अन्न कालों में देना है। तो 1 अन्न काल में उसको पेया देना है, 1 में विलेपी देना है, तीसरे अन्न काल में उसको 1 कृतयुष देना है, और चौथे अन्न काल में उसको 1 कृत मांसरस देना है। तो इस तरह से ये संसर्जन क्रम लिखना है, ये ज़रूर लिखिए। एक चार्ट के हिसाब से आप लिख सकते हैं या हेडिंग कर करके लिख सकते हैं, किसी भी तरह से ये श्लोक आप ज़रूर लर्न कर लीजिए, और इस संसर्जन क्रम को भी आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। तो ये प्रधान, मध्य और हीन शुद्धि जिसकी हुई है, मैंने पहले की स्लाइड में बताया था आपको कि सम्यक योग भी जो होता है वमन का, वो भी दोषों के प्रभाव से 3 तरह का होता है। जो प्रधान शुद्धि होती है, जो मध्य शुद्धि होती है और हीन होती है। तो उसी के हिसाब से ये सम्यक वमन के लिए ये संसर्जन क्रम बताया गया है। तो दोस्तों हमने देखा कि वमन ये टॉपिक अगर 15 मार्क्स के लिए लिखने के लिए आता है तो उसमें हमें क्या क्या लिखना है। तो आपको निरुक्ति, परिभाषा, वमन के योग्य, योग्य रोग, रोगी और वमन विधि को 3 पार्ट्स में, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, इस हिसाब से आपको लिखना है। तो कोई भी संशोधन कर्म के बारे में अगर लिखने के लिए आता है पंचकर्म में से, तो आपको इसी तरह से पॉइंट्स करके आपको लिखना है। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि वमन ये जो चैप्टर है ये मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस वीडियो में नोट्स इंक्लूड कर सकूं, क्योंकि इसका रेफरेंस जो है वो एक जगह पे नहीं मिलता है, अलग अलग जगहों में से लेना पड़ता है, और फिर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि 15 मार्क का क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें क्या सब कुछ लिखना है। तो उसी हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और साथ ही आप हमारे वेबसाइट पे जाएँ तो वहाँ पर ये सारे नोट्स आपको डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे, जिससे कि आपको इन्हें एग्ज़ाम के पहले पढ़ के जाने में आसानी होगी। और मैं जानती हूँ ये वीडियो अपलोड करने में मुझे थोड़ी सी देरी हुई है, मेरे रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, पर मैं जल्दी ही दूसरा वीडियो अपलोड करूँगी। तो आप अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँ। तो मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।